हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। दोस्तों मैं हाजिर हूँ एक और शानदार क्लास के साथ जो कि CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज की क्लास में हम फिटर ट्रेड के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम आपको जो है CITS एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड मॉडल पेपर को सॉल्व करा रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम फिर से CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिटर ट्रेड का मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के द्वारा CITS 2023 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है और CITS से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। यदि आपका कार्यस्थल पर दुर्घटना हो रही है तो उससे बचने का पहला कदम क्या होगा? सुरक्षा उपकरण पहनकर, चीज़ों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, या फिर अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो दोस्तों आपको कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए जो आपका पहला कदम होगा वो होगा दोस्तों आप लोगों का सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। क्या? सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। ये कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का सबसे पहला कदम होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन कि प्लास्टिक कचरा के लिए किस प्रकार प्लास्टिक कचरा बिन के लिए, मतलब जिसमें प्लास्टिक कचरा डाला जाता है उसका जो बिन होता है उसका कलर कोड क्या होगा? लाल होगा, नीला होगा, हरा होगा, पीला होगा। तो दोस्तों प्लास्टिक कचरा के बिन का जो कलर कोड होता है वो होता है आपका पीला। क्या होता है? पीला। प्लास्टिक कचरा जो होगा उसके लिए बिन का कलर कोड क्या होगा? पीला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि कौन सी मार्किंग मीडियम मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार जो है हमने आपको जो है PDF में या फिर आपके क्वेश्चन के प्रैक्टिस में कराया है, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो दोस्तों इसका जरूर कमेंट करिएगा। वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मार्किंग मीडिया से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन फंस जाते हैं। जैसे सबसे जहरीला मार्किंग मीडिया कौन होता है? तो कॉपर सल्फेट होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कौन सा मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। तो व्हाइट वाश, पर्सियन ब्लू, सेल्यूलोज लेकर। तो दोस्तों आपका जो पर्सियन ब्लू होता है वो आपका जो है मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरग्रल पार्ट है। तो मतलब वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड के एक इंटरग्रल पार्ट है, मतलब कि उससे बाहर निकला हुआ। तो बेस, बीम, जा क्लैंप। तो दोस्तों आपका जो जा क्लैंप होता है वो आपका वर्नियर हाइट गेज का क्या होता है? इंटरग्रल पार्ट होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। तो माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या होगा दोस्तों? स्लाइडिंग, स्क्रू और नट, रैक और पिनियन, वर्म और वर्म व्हील। तो दोस्तों माइक्रोमीटर का आपका सिद्धांत होता है नट, स्क्रू और नट। क्या होता है? स्क्रू और नट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है। तो बताइए ड्रिल मशीन में आपका कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए होता है? फ्लैट पुली, जाकी पुली, स्टेप पुली, फास्ट एंड लूज पुली। तो दोस्तों ड्रिलिंग मशीन में जो आपका स्टेप पुली होता है वो विभिन्न प्रकार की गति प्राप्त करने के लिए होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्टेप पुली। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। तो मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ते हैं? आर्बर द्वारा, सॉकेट द्वारा, स्लीव द्वारा, विशेष क्लैंप द्वारा। तो दोस्तों मशीन स्पिंडल पर जो ड्रिल चक होता है उसे हम लोग आर्बर के द्वारा पकड़ते हैं। किसके द्वारा? आर्बर के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आर्बर द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि
एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है? तो एंगल प्लेट में बताइए रिब्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? समतलता प्रदान करने के लिए, विकृति को रोकने के लिए, चौकोरपन प्रदान करने के लिए, या मशीन सतह को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों एंगल प्लेट में जो रिब्स प्रदान किए जाते हैं वो विकृति को रोकने के लिए जो है दिए जाते हैं। रिब्स क्यों दिए जाते हैं? विकृति को रोकने के लिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। तो जिंक कोटेड आयरन जो होता है उसका नाम क्या होगा? काला लोहा, टिंड आयरन, स्टेनलेस स्टील, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा, या गैल्वेनाइड आयरन। तो दोस्तों जिंक कोटेड आयरन का नाम होता है गैल्वेनाइड आयरन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइड आयरन। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइड आयरन। जिंक कोटेड आयरन का नाम क्या होगा? गैल्वेनाइड आयरन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? तो सीट मेटल में स्टेक का क्या उपयोग होता है दोस्तों? रेस्ट ऑफ वर्क, सपोर्टिंग पीस, तेज करने, फोल्डिंग शेप्स। तो दोस्तों सीट मेटल में जो आपका स्टेक होता है उसका उपयोग होता है सपोर्टिंग पीस के रूप में, मतलब सपोर्टिंग पीस की तरह। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सपोर्टिंग पीस। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि सीट मेटल में उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल चाप बनाने के लिए किया जाता है। तो सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का सर्कल या चाप बनाने के लिए करते हैं? स्प्रिंग कंपास का, ट्रेमल का, विंग कंपास का, साधारण कंपास का। तो दोस्तों सीट मेटल उपकरण में एक बड़े व्यास का सर्कल या चाप बनाने के लिए हम लोग ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ट्रेमल। ट्रेमल का उपयोग हम बड़े व्यास का जो है सर्कल या चाप बनाने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो आपको दोस्तों यहाँ पर चित्र के में दिख रहा है, चित्र में यक्स के रूप में मार्क किया हुआ है। ये दोस्तों क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था। तो इस यक्स के रूप में जो मार्क किया गया उसका नाम क्या है? क्लैंप है दोस्तों, लीवर आर्म है, निचला ब्लेड है, ऊपरी ब्लेड है। तो दोस्तों जो ये मार्क किया गया है ये आपका क्या है? ऊपरी ब्लेड है। क्या है? ऊपरी ब्लेड है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपरी ब्लेड। क्या है एक्स के ऊपर जो मार्क किया गया इसका नाम है ऊपरी ब्लेड। क्या है ये? ऊपरी ब्लेड है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि जो आपका रिविटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या होता है? तो जो रिविटिंग ऑपरेशन होता है उसमें ड्रिफ्ट का क्या उद्देश्य होगा? रिविट को पोजीशन में रखना, धातु से धातु का जोड़ बनाना, रिविट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना, रिविट सिरे को नुकसान से बचाना। तो दोस्तों रिविटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का जो उद्देश्य होता है रिविट को पोजीशन में रखना। क्या होता है? रिविट को पोजीशन में रखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रिविट को पोजीशन में रखना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि बिल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो बिल्डिंग के दौरान करंट की जो है आपका करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करेगा? बिल्ड जोड़ के प्रकार, वेल्ड की स्थिति, इलेक्ट्रोड की लंबाई, इलेक्ट्रोड का व्यास। तो दोस्तों वेल्डिंग करते समय जो करंट की सेटिंग का कौन सा कारक निर्धारित करता होता है आपका? इलेक्ट्रोड का व्यास। जो इलेक्ट्रोड का व्यास होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। जो इलेक्ट्रोड का व्यास होता है वही वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग का निर्धारण करता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आपको ये चित्र दिख रहा है एक्स के रूप में जो मार्क किया गया वो क्या है? तो एक्स के रूप में जो मार्क किया गया क्या है वो दोस्तों? हैंडल है, आपका मिक्सिंग चैम्बर है, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है, या एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व है। तो दोस्तों जो एक्स के रूप में मार्क किया गया वो आपका ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है। कौन सा? ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि जो आपका दोस्तों देखते हैं थोड़ा आगे कर लें इसको। हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका कि आर्क बिल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है? तो बताइए सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का क्या उद्देश्य है? जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत आसान है। इससे हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग लो कार्बन स्टील के लिए करते हैं, या स्थिति के लिए उपयुक्त है, या सभी स्थिति के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का दोस्तों कि यह जो है जमा हुआ स्लैग को बहुत आसानी से हटाना बहुत आसान होता है इससे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, या जो है जमा हुआ स्लैग को हटाना इससे बहुत आसान है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए किस प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? मतलब गैस कटिंग के दौरान शरीर को जो उड़ने वाली चिंगारी है उससे बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो चमड़े की टोपी,
चमड़े का एप्रन, चमड़े का जूता, कटिंग गोगल्स। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग जो है चमड़े का एप्रन का उपयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चमड़े का एप्रन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? तो बताइए कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? टिन, निकिल, लेड, क्रोमियम। तो दोस्तों आपका जो लेड होता है ये कई प्रकार के जो है अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लेड हो जाएगा। लेड आपका जो है धातु, जो लेड धातु है वो कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी होती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं? तो बताइए किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं? एकमे चूड़ी, वर्गाकार चूड़ी, नकल चूड़ी, ट्रेपोजाइडल चूड़ी। तो दोस्तों जो आपकी नकल चूड़ी होती है इसके जो है आपके जो है रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्ताकार बनाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नकल चूड़ी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है? तो बताइए क्यों प्रदान किया जाता है? डाई को कसने के लिए, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, आंतरिक थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए, बाहरी थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए। तो दोस्तों डाई स्टॉक में जो आपका स्क्रू प्रदान किया जाता है, केंद्र स्क्रू, वो दोस्तों आपके कट की गहराई को समायोजित करने के लिए दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, आपको बताना है कि आकार की निचली सीमा क्या है। तो इसके आकार की निचली सीमा क्या होगी? तो 20 दिया गया है, प्लस कर देंगे 0.007 दिया गया, तो क्या हो जाएगा? 20 दशमलव क्या हो जाएगा? 20.007 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा 20.007। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो है बाहरी सूत्रण M16-2 के लिए ब्लॉक साइज की गणना करें। दोस्तों ये आपका जो है फार्मूले पर लगता है दोस्तों, इसको जो है आपको निकालना है। तो आप इसके लिए जो है अच्छे से जो है प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपको जो है तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसको जो है मैं क्वेश्चन को छुड़वा दे रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में करना है तो इसका जो है राइट आंसर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो आपका जो है 16 mm है, क्योंकि मैंने इसका राइट आंसर सॉल्व किया था तो 16 mm है। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो जो है मैंने इसका क्लास लिया है, जो इसका फार्मूला होता है, तो आप वहाँ से जाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काटने की गति की इकाई क्या है? तो जो कटिंग स्पीड होती है उसकी इकाई क्या है? mm प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति मिनट, mm प्रति मिनट। तो दोस्तों कटिंग स्पीड की जो यूनिट होती है आपकी मीटर प्रति मिनट। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है? एप्रन है, सैडल है, क्रॉस स्लाइड है या कंपाउंड रेस्ट है? तो दोस्तों जो यहाँ पर दिया गया है एक्स के रूप में जो मार्क किया गया है, इसका अगर नाम की बात करें तो ये आपका है दोस्तों एप्रन। क्या है? एप्रन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एप्रन। बढ़ते हैं दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि मैट्रिक स्क्रू थ्रेड में बीमा की रेंज को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग जो M1 से M6 बीमा तक मापते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी क्लास आज आपको पसंद आई तो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करने के लिए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।